हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑफ आवर टॉपिक ऑडिट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। टिल देन अगर आपको प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस वीडियो में भी आगे अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Verification of property, plant and equipment consist of examination of related records and physical verification। जो वेरिफिकेशन है, जो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हम लगाने वाले हैं वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि जो हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसके सारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स यानी कि जो भी उसकी जर्नल एंट्रीज हैं, जो उसके बिल्स हैं, उसको हम चेक करें, प्लस उसका फिजिकल वेरिफिकेशन को चेक करें। द ऑडिटर शुड नॉर्मली वेरीफाई द रिकॉर्ड विद रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस यानी कि बिल्स से रिलेटेड जो भी उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उसको ऑडिटर वेरीफाई करे, उन रिकॉर्ड्स के रेफरेंस में ऑडिटर उसको चेक करे। एंड बाय इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और इंटरनल कंट्रोल का इवेल्युएशन करे। नॉर्मली जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होते हैं वो इसी तरीके से चेक करे जाते हैं कि एक तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन चेक करो, दूसरी बात उनका जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं, जो भी उनके बिल्स अवेलेबल हैं उनको चेक करो, प्लस जो इंटरनल कंट्रोल है उसको चेक किया जाए। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। ये सबसे पहले तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बैलेंसेज आपकी बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं उनका फिजिकल एक्सिस्टेंस होना चाहिए। द ऑडिटर मस्ट ऑल्सो कंसिडर दैट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज। ऑडिटर ये कंसिडर करेगा, ये इंश्योर करेगा कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई गई हैं उनके वैल्यूएशन के लिए, उनके इंटरनल कंट्रोल के लिए वो अप्रोप्रिएट हैं, सही तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसीज का यूज़ किया जा रहा है। इंक्लूडिंग पॉलिसीज फॉर डिटरमाइनिंग विच कॉस्ट आर कैपिटलाइज्ड। ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं ये इन पॉलिसीज़ को भी इंक्लूड करती हैं कि जो पॉलिसीज़ ये डिटरमाइन करने में लगाई गई हैं कि कौन सी कॉस्ट कैपिटलाइज होनी है और कौन सी कॉस्ट नहीं होनी है। वेदर अ कॉस्ट और वैल्यूएशन मॉडल इज फॉलोड एंड डेप्रिसिएशन एप्रोप्रिएटली कैलकुलेटेड। जो कॉस्ट का और जो वैल्यूएशन का मॉडल है, जो भी हमारी कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका है एंटिटी का, या फिर जो उसके वैल्यूएशन का मेथड है, जो मॉडल उन्होंने चूज़ कर रखा है। बहुत सारे, जैसे कि हमें पता है कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन के लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के, तो जो भी मेथड है वो सही से फॉलो किया गया हो, प्लस जो डेप्रिसिएशन है वो एप्रोप्रिएटली कैलकुलेट होता हो। एज पर AS 10 यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार द ऑडिटर शुड एंश्योर दैट द एंटिटी हैज़ कैपिटलाइज द एसेट्स एज पर द कंपोनेंट अप्रोच। मतलब कंपोनेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग एंटिटी ने उस एसेट को कैपिटलाइज कर रखा हो, वेयर बाय अ कंपोनेंट और पार्ट ऑफ एन एसेट विच इज सिग्निफिकेंट इन वैल्यू कंपेयर टू द टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट और द यूजफुल लाइफ ऑफ विच इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एसेट हैज़ टू बी कैपिटलाइज सेपरेटली। इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है वो ये कहता है कि अगर आपकी एसेट के बहुत सारे डिविजन्स हैं, यानी कि जैसे सपोज मशीनरी है, तो मशीनरी का कुछ पार्ट जो है वो सिग्निफिकेंट इन वैल्यू, मतलब कुछ पार्ट मशीनरी का बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू कंसिस्ट करता है। जो मशीनरी की टोटल वैल्यू है, जो उसकी टोटल कॉस्ट है, जैसे कि सपोज अगर हमने कोई 10 लाख की मशीनरी परचेज करी है, तो मशीनरी का कुछ पार्ट ऐसा है जिसकी वैल्यू 8 लाख रुपीज़ है या फिर 7 लाख रुपीज़ है, तो मशीनरी का 1/3 या 1/4 पोर्शन तो वो पार्ट ही कंसिस्ट कर रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा सिग्निफिकेंट वैल्यू का कोई पार्ट है, कोई कंपोनेंट है उस एसेट का कंपेयर टू द टोटल वैल्यू, अगर टोटल वैल्यू से कंपेयर करें, जैसे कि हमने एग्जांपल में लिया 10 लाख रुपीज़ ऑफ द एसेट और द यूजफुल लाइफ ऑफ विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम डेट ऑफ द एसेट, या फिर उस पार्ट की जो यूजफुल लाइफ है वो बाकी की एसेट से अलग है, यानी कि या तो कम है या ज़्यादा है। जैसे कि मशीनरी का कोई एक पार्ट है जिसको हमें हर एक साल में रिन्यू करना है या फिर हर एक साल में हमें उसे चेंज करना है, तो बाकी की मशीनरी की लाइफ है 5 ईयर्स और उस पार्ट की लाइफ है 1 ईयर, तो ये मशीनरी की यूजफुल लाइफ से चेंज हो गई। अगर उस एसेट की लाइफ या उस जो कंपोनेंट है, एक स्मॉल पार्ट जो है, उसकी लाइफ अगर चेंज है, हैज़ टू बी कैपिटलाइज सेपरेटली, तो उस पार्ट को हमें सेपरेटली कैपिटलाइज करना है। उसकी अकाउंटिंग, उसकी जो इंटरनल कंट्रोल है उसको हमें सेपरेट रखना होगा। यानी कि अगर एसेट में कोई वैल्यू ऐसी है जो कि बाकी की एसेट से, बाकी की वैल्यू का बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन है, या फिर उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो बाकी के एसेट से डिफरेंट है, तो उस पार्ट को हमें, उस कंपोनेंट को सेपरेटली डिस्क्लोज करना है। ये इस पॉइंट का मतलब है।
प्रोसीजर्स विद रिगार्ड टू स्पेसिफिक सिचुएशंस, यानी कि जो अभी हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स को डिस्कस किया वो नॉर्मल सिचुएशंस में लगेंगे, अप्लाई होंगे। अब कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस होती हैं जैसे कि ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड या फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड या एडिशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, देन आफ्टर ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और फिजिकल वेरिफिकेशन। तो इसके केस में क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर अप्लाई होगा, कैसे ऑडिटर इसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ओपनिंग बैलेंस। The opening balance of the existing property, plant and equipment should be verified from records such as the schedule of property, plant and equipment, ledger और रजिस्टर बैलेंसेज, यानी कि जो शेड्यूल है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की या फिर जो लेजर के बैलेंसेज हैं या फिर जो रजिस्टर है बैलेंसेज का, उससे ऑडिटर चेक करेगा, उससे ऑडिटर वेरीफाई करेगा जो एग्जिस्टेंस है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का उसको। इन द केस ऑफ इनिशियल एंगेजमेंट एज पर ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ये ऐसे का नाम है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेज फॉर द पर्पज ऑफ असरटेनिंग द एक्यूरेसी ऑफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसके ओपनिंग बैलेंस की एक्यूरेसी को उसको वेरीफाई करने के लिए ओपनिंग बैलेंस को सम ऑडिट एविडेंस में बी ऑब्टेन बाय एग्जामिनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करके कुछ एविडेंसेस ऑब्टेन किए जा सकते हैं, कुछ हमें सबूत मिल सकते हैं उसके रिलेशन में, एंड अदर इन्फॉर्मेशन अंडरलाइंग द ओपनिंग बैलेंसेज, और जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारे ओपनिंग बैलेंस को डिराइव करने में यूज़ हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके, उस इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करके ऑडिटर चेक कर सकता है कि जो ओपनिंग बैलेंस है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का वो एक्यूरेट है या नहीं है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से रिलेटेड जो कैपिटल एसेट है हमारी, उसके रिलेशन में क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर अप्लाई होगा। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस शुड बी वेरीफाइड विथ रेफरेंस टू द अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्टर बिल्स, जो मतलब वर्क इन प्रोग्रेस है यानी कि अभी वो 100% कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वो WIP है, यानी कि अभी उसमें कुछ रॉ मटेरियल, कुछ वेजेस, कुछ जो हमारे ओवरहेड हैं वो लग चुके हैं और अभी उसे कंप्लीट होना बाकी है। तो जो कैपिटल WIP है शुड बी वेरीफाइड, उसको वेरीफाई किया जाएगा विथ रेफरेंस टू द अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्टर बिल, जो कॉन्ट्रैक्टर के बिल हैं उससे, या फिर जो वर्क ऑर्डर्स हैं उससे, या फिर जो सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क परफॉर्म्ड है यानी कि कितना वर्क सर्टिफाई हो चुका है, कितना वर्क परफॉर्म हो चुका है, उससे बाय इंडिपेंडेंट पर्सन, जो इंडिपेंडेंट पर्सन है यानी कि जो हमारा ऑडिटर है वो वेरीफाई करेगा कैपिटल वर्क WIP को किस किस चीज़ से, बिल से कर सकता है, वर्क ऑर्डर से कर सकता है, सर्टिफिकेशन ऑफ वर्क परफॉर्म से कर सकता है। कंपैरिजन ऑफ द प्रोग्रेस एंड द कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट, कंपैरिजन ऑफ द प्रोग्रेस यानी कि जो वर्क अभी जितना हमें करना था और जितना हमने कर लिया है उसका कंपैरिजन करके ऑडिटर चेक कर सकता है, या फिर जो कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है आज की तारीख तक उसको चेक करके ऑडिटर ये चेक कर सकता है कि जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी वैल्यू सही से शो की गई है या नहीं की गई है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है। विद द बजट्स, जो बजट्स हैं यानी कि जो हमारी बजट का मतलब यहाँ पर वो वाला बजट नहीं है, बल्कि बजट का मतलब क्या हुआ कि जो एंटिसिपेटेड फिगर है, जो हमारा एंटिसिपेटेड एक जो मतलब जो हम पहले से सोच के रखते हैं कि इतनी कॉस्ट आएगी या फिर इतना इस तारीख तक ये कंप्लीट हो जाएगा, इतना इस लेवल लगेगा, इतना मटेरियल लगेगा, इतना सब कुछ लगेगा, तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो बजटेड फिगर कहलाती हैं, यानी कि जो हमारी एंटिसिपेटेड फिगर होती है जो कि हम इन एडवांस प्लान करके रखते हैं, तो उससे ऑडिटर चेक कर सकता है। कैपिटल एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्लान पेंडिंग कमिटमेंट एक्सेट्रा, इन ये सब चीज़ों से जो WIP है उसको ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है। एडिशंस टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जो हमारा ऑडिट का पीरियड है उसके बीच में जो भी एडिशंस हुए हैं, जो भी इंक्लूजन्स हुए हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, उसको ऑडिटर कैसे चेक करेगा। एक्विजिशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, किसी नई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करना यानी कि उसको लाना, खरीदना, उसको पाना। एंड इम्प्रूवमेंट टू द एग्जिस्टिंग, या फिर जो हमारे पास में ओल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसी का इम्प्रूवमेंट करना, मतलब नई खरीदना या फिर जो ओल्ड है उसी में इम्प्रूवमेंट करना। वन शुड बी वेरीफाइड विथ रेफरेंस टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो भी उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जैसे कि जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है वो, या फिर जो इनवॉइस है उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वो, या फिर जो रिसीविंग रिपोर्ट एंड टाइटल डीड्स हैं, एंड एप्लीकेबल कस्टम और एक्साइज डॉक्यूमेंट, जो भी GST के, अब तो GST आएगा इसमें, तो फिर जो भी GST के रिलेशन में जो डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर जो हमारे बिल हैं या फिर जो ऑर्डर इनवॉइस है उसको चेक करके ऑडिटर ये चेक कर सकता है कि जो नई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने एक्वायर की है वो प्रॉपर वैल्यू पर शो हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर जो हमने इम्प्रूवमेंट किया है तो उसके रिलेशन में भी हमें इनवॉइस मिली होगी, जो उसकी रिपेयर की इनवॉइस है उसको ऑडिटर चेक कर सकता है। ड्यू केयर नीड टू बी टेकन व्हेन द परचेज इज फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी, अगर कोई रिलेटेड पार्टी है एंटिटी की जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं,
मतलब रिलेटेड पार्टी मतलब क्या होता है कि वो पार्टी या तो हमारे रिलेशन में या फिर बहुत ज़्यादा क्लोज हमारे रिलेटिव्स हैं, या फिर हम उनसे ज़्यादातर मतलब हमारे ट्रांजेक्शन्स उनसे होते रहते हैं। तो अगर कोई रिलेटेड पार्टी से कोई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक्वायर किया गया है तो ऑडिटर को एक्स्ट्रा केयर रखनी होगी उसके रिलेशन में, क्योंकि यहाँ पर फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। द ऑडिटर में एम्प्लॉय प्रोसीजर सच एज पॉसिबल कंपेरेटिव प्राइजेज प्रिवेलेंट इन अ रेडी मार्केट। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि अगर कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो अगर हम रिलेटेड पार्टी से ना खरीद के अगर हम ओपन मार्केट में खरीदते हैं उसको, मतलब कि जो हमारा नॉर्मल मार्केट है उसमें खरीदेंगे तो हमें कितने प्राइस पर वो चीज़ मिलेगी ये ऑडिटर चेक कर सकता है। उन प्राइसेस को कंपेयर कर सकता है कि रिलेटेड पार्टी से हमें कितने में पड़ी, और जो रेडी मार्केट है यानी कि नॉर्मल मार्केट में अगर हम उसको परचेज करते तो वो एसेट हमें कितने की पड़ती। तो उसको कंपेयर करके ऑडिटर ये पता कर सकता है कि वहाँ पर कोई फ्रॉड है या नहीं है। मतलब अगर कोई मेजर रेलिवेंट चेंजेस हुए, मेजर डिफरेंस हुए उसके प्राइजेस में, तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ झोल झाल की गई है। इवेल्युएशन कर सकता है उसका जस्टिफिकेशन एंड अप्रूवल फ्रॉम द परचेज का जस्टिफिकेशन, अप्रूवल और इवेल्युएशन कर सकता है। किस तरीके से कर सकता है? प्राइजेस को कंपेयर करके फ्रॉम द रेडी मार्केट प्राइजेस। ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड क्या क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर ऑडिटर अप्लाई करेगा? तो ओनरशिप ऑफ एसेट लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, जो लैंड एंड बिल्डिंग की ओनरशिप है मे बी वेरीफाइड बाय एग्जामिनिंग द टाइटल डीड। तो उसकी टाइटल डीड को चेक करके, यानी कि जो उसकी ओनरशिप के जो कागजात होते हैं उनको चेक करके, उनको एग्जामिन करके ऑडिटर चेक कर सकता है उनकी ओनरशिप को। इन केस द टाइटल डीड आर हेल्ड बाय द अदर पर्सन, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा है, दूसरे व्यक्ति के पास हैं वो टाइटल डीड्स, एज सच एज सॉलिसिटर और बैंकर, मतलब कि हमने बैंकर को अगर वो दे रखी हैं, यानी कि बैंकर के पास हो सकता है हमने एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट कर रखी हो, या फिर किसी सॉलिसिटर को दे रखी हैं। कंफर्मेशन शुड बी एट लीस्ट वेयर सिग्निफिकेंट ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर थ्रू अ रिक्वेस्ट साइन बाय द क्लाइंट, यानी कि जो अब हमारा क्लाइंट है उसके द्वारा अगर रिक्वेस्ट साइन कर दी जाए, वो रिक्वेस्ट साइन करेगा तो ऑडिटर डायरेक्टली कंफर्म कर सकता है। जो भी बैंकर है या फिर जो सॉलिसिटर है उसे डायरेक्टली कंफर्म कर सकता है ऑडिटर इसके रिलेशन में कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है उसकी ओनरशिप अप्रूव्ड है या नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे किया जाएगा? It is the responsibility of the management to carry out physical verification of the property, plant and equipment at appropriate interval in order to ensure that they are in existence। मतलब ये पूरी तरीके से मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेगुलर इंटरवल्स पर समय समय पर चेक करता रहे कि जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसकी बैलेंस शीट में, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रहे हैं, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है या नहीं है। The auditor should satisfy himself that such verification was done by observing the verification being conducted by the management। जब मैनेजमेंट ये वेरिफिकेशन कर रहा है तो ऑडिटर अपने आप को ये देखकर संतुष्ट कर सकता है, ये मतलब इस तरीके से ऑडिटर खुद को सेटिस्फाई कर सकता है कि जो वेरिफिकेशन है वो सही तरीके से की जा रही हो और वेरिफिकेशन कंडक्ट हो रही हो एंटिटी में। वेयर पॉसिबल एंड बाय, अगर पॉसिबल है तो ऑडिटर जो मैनेजमेंट है जब वो वेरिफिकेशन कर रहा है तो मैनेजमेंट को ऑब्जर्व करके ही अपने आप को सेटिस्फाई कर सकता है कि अगर मैनेजमेंट ने वेरिफिकेशन कंडक्ट करी है तो ऑडिटर उसी में शामिल होकर, उसी का पार्ट बनकर उसको देख सकता है। मतलब ऑडिटर को खुद को वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से वेरीफाई करने की। एंड बाय एग्जामिनिंग द रिटन इंस्ट्रक्शन इशूड टू द स्टाफ बाय द मैनेजमेंट एंड द रेलिवेंट वर्किंग पेपर्स, जो भी रेलिवेंट वर्किंग पेपर्स हैं जिस पर कि ये इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि किस तरीके से आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है एसेट्स का, तो उसको ऑडिटर वेरीफाई कर सकता है, उसको ऑडिटर एग्जामिन कर सकता है। तो ऑडिटर को ये पता चल जाएगा कि जो एंटिटी है उसका कितना स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल है रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जब वो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। इससे ऑडिटर का टाइम, एनर्जी सब सेव होगा अगर वो मैनेजमेंट का जो फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है उसी में शामिल हो जाता है। तो ऑडिटर शुड ऑल्सो सेटिस्फाई हिमसेल्फ डेट द पर्सन कंडक्टिंग द वेरिफिकेशन, ऑडिटर खुद को इस बात से भी सेटिस्फाई करेगा, इस बात के रिलेशन में भी सेटिस्फाई करेगा कि जो व्यक्ति वो वेरिफिकेशन कर रहा है, वो वेरिफिकेशन को कंडक्ट कर रहा है, वेदर द एम्प्लॉयज ऑफ द एंटिटी और आउटसाइड एक्सपर्ट हैव द नेसेसरी कॉम्पिटेंस, क्या उस व्यक्ति के पास में इतनी काबिलियत है भी कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सके, उनका प्रॉपर वैल्यूएशन कर सके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का, और वो व्यक्ति कोई एम्प्लॉय है एंटिटी का या फिर कोई आउटसाइडर है। तो ये भी ऑडिटर चेक करेगा कि कोई आउटसाइडर एक्सपर्ट है जो या फिर कोई एंटिटी का एम्प्लॉय है और उसके पास में ये प्रॉपर कॉम्पिटेंस, प्रॉपर उसके पास में ये काबिलियत है या नहीं है कि वो उस एसेट का वेरिफिकेशन कर सके। ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर द मेथड ऑफ वेरिफिकेशन वॉज रीजनेबल इन द सर्कमस्टांसेस रिलेटिंग टू ईच एसेट, हर एसेट के रिलेशन में जो मेथड अप्लाई किया गया है फिजिकल वेरिफिकेशन का, ऑडिटर ये चेक करेगा कि वो मेथड सुइटेबल हो और उस एसेट को सूट करता हो।
द ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन वॉज रीजनेबल इन द सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस। ऑडिटर ये भी चेक करेगा, ये भी एग्जामिन करेगा वेदर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन की जो वेरिफिकेशन की फ्रीक्वेंसी है, जिस रेट से वेरिफिकेशन किया जा रहा है, वॉज रीजनेबल इन द सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस। हर केस में, हर एसेट के केस में वो जो फ्रीक्वेंसी है वो रीजनेबल हो, वो मतलब कि सही फ्रीक्वेंसी पर वो एसेट्स को चेक किए जा रहा हो। द ऑडिटर शुड चेक द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विद द फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट। जो फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट आई है आफ्टर कंडक्टिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ईदर बाय द एम्प्लॉयज ऑफ द एंटिटी और बाय आउटसाइड एक्सपर्ट्स हैविंग द प्रॉपर कॉम्पिटेंस। तो ऑडिटर उन रिपोर्ट्स को मैच करेगा, उन रिपोर्ट को कंपेयर करेगा किस चीज़ से, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, यानी कि जो हमारी बैलेंस शीट में फिगर दिख रही है वो फिगर जो हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट आई है उससे मैच करनी चाहिए। इसके बाद में है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ शेड्यूल 3, यानी कि शेड्यूल 3 में कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दी गई हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो टेंजिबल एसेट्स हैं वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, वो एक कंक्लूसिव टर्म है, उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो कि मिलके टेंजिबल एसेट्स को फॉर्म करती हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर, व्हीकल, ये सारी चीज़ें मिलके टेंजिबल एसेट्स बनाती है। तो इनमें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो भी एडिशंस हुए हैं या जो भी डिडक्शंस हुई हैं, जो भी इनकी सेल परचेज हुई है, तो उसके रिलेशन में डिस्क्लोजर हमें प्रोवाइड करना है एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी। इसके अलावा कुछ और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी दी गई हैं, जैसे कि ऑफिस इक्विपमेंट के रिलेशन में या फिर अदर स्पेसिफिक नेचर के रिलेशन में अगर कोई भी एडिशन या डिडक्शन हुए हैं, कोई भी सेल या परचेज हुई है, तो उसका आपको डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना है। उसके बाद एसेट अंडर लीज शैल बी शोन सेपरेटली अंडर ईच क्लास ऑफ एसेट। हर क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी एसेट लीज पर दी गई है या कोई एसेट लीज पर रखी गई है तो उसके रिलेशन में भी आपको डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना होगा। रिकंसिलेशन ऑफ ग्रॉस एंड नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ ईच क्लास ऑफ एसेट। हर एसेट का ग्रॉस अमाउंट और नेट कैरिंग अमाउंट जो है, जो मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड शोइंग एडिशन डिस्क्लोजर, यानी कि एडिशन यानी कुछ परचेज किया गया हो, डिस्पोजल यानी कि बेचा गया हो, एक्विजिशन किया गया हो बिजनेस कॉम्बिनेशन से, अदर एडजस्टमेंट अगर कोई और एडजस्टमेंट किया गया है, डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया गया है, या फिर जो इम्पेयरमेंट लॉसेज या रिवर्सल है, इन सब चीज़ों का हमें डिस्क्लोजर प्रोवाइड करना है। रिकन्सिलेशन करना है हमें ग्रॉस और नेट कैरिंग अमाउंट का हर क्लास ऑफ एसेट का। कब कब करना है? बिगिनिंग में भी करना है रिपोर्टिंग पीरियड के, और एंड में भी करना है। वेयर अ कैपिटल रिडक्शन स्कीम और अ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट हैज़ टेकन प्लेस। अगर कोई कैपिटल रिडक्शन स्कीम है, यानी कि हमने अपनी कैपिटल को रिड्यूस कराया, तो जाहिर सी बात है अगर हम लायबिलिटी साइड में अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं तो एसेट साइड में भी हमें कुछ जो एसेट्स हैं उनमें हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, या फिर हमने अपनी एसेट्स को रिवैल्यू करा है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ टेकन प्लेस, अगर ऐसी कोई भी चीज़ हुई है, यानी कि रिडक्शन ऑफ कैपिटल है या फिर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट है, एवरी बैलेंस शीट सब्सिक्वेंट टू द रिडक्शन और रिवैल्यूएशन, तो हर बैलेंस शीट जो भी रिडक्शन या रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है शैल शो द रिड्यूस और इंक्रीज फिगर। तो जो भी फिगर रिवैल्यूएशन या फिर रिडक्शन के बाद फॉर्म हुई है, जो चाहे वो बड़ी हो या कम हुई हो, उस फिगर को हमें दिखाना है, अपनी बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना है। द डेट ऑफ रिडक्शन और इंक्रीज एंड द अमाउंट ऑफ रिडक्शन और इंक्रीज, जो डेट है रिडक्शन की या इंक्रीज की, या फिर जो अमाउंट है जिस अमाउंट से रिड्यूस किया गया या फिर इंक्रीज किया गया है, फॉर द फर्स्ट 5 ईयर सब्सिक्वेंट टू द रिडक्शन और रिवैल्यूएशन। जिस तारीख को रिडक्शन या रिवैल्यूएशन हुआ है उसके आने वाले अगले 5 सालों तक हमें उस वैल्यू को दिखाना है, अपने बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करते रहना है कि हमने किन वैल्यूज़ का रिवैल्यूएशन करा था, या फिर क्या रिडक्शन स्कीम के अंडर हमने एसेट्स में चेंजेस किए थे। कोई भी चेंजेस हो सकते हैं, बैलेंस बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, उनको हमें अगले आने वाले 5 सालों तक दिखाना है, किस तारीख से जिस तारीख को रिडक्शन या रिवैल्यूएशन किया गया है। तो ये था हमारा ऑडिट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जिसमें हमने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इन स्पेशल केसेस को डिस्कस किया, सब्सटेंटिव प्रोसीजर इन नॉर्मल केसेस को डिस्कस किया, प्लस जो उसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उसको डिस्कस किया। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्वाइट क्लियर। टिल देन अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एंड टू सॉल्व योर क्वेरीज।